आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। तो सप्लाई पे जो लास्ट वीडियो थे उसके अंदर हमने सप्लाई की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके स्कोप को समझ लिया था, डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम सप्लाई से रिलेटेड कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज को डिस्कस करेंगे जो जीएसटी के अंदर काउंट नहीं होते, उसको एक्सक्लूड कर रखा है। ना तो वो गुड्स के सप्लाई में काउंट होते हैं, ना वो सर्विसेज की सप्लाई में काउंट होते हैं। उनकी एक लिस्ट दी है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेंगे, इलस्ट्रेशन लेंगे और उसके आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको सप्लाई को मीनिंग, स्कोप को अच्छे से समझ में आ जाए। जो हमने अभी तक समझा उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी लेंगे और इस लिस्ट को भी देखेंगे जो सप्लाई ऑफ गुड्स में और सर्विस में काउंट नहीं होती। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Treated neither as a supply of goods nor a supply of services, Schedule 3rd of the CGST Act provides for certain activities or transactions which are neither treated as supply of goods nor supply of services. Transactions or activities mentioned in Schedule 3rd are as follows. तो CGST Act के अंदर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज शेड्यूल 3rd में दी गई है जो जीएसटी के अंदर काउंट नहीं होती, मतलब जीएसटी की सप्लाई में काउंट नहीं होती है। तो टैक्सेबल इवेंट ही अकर नहीं होता और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टैक्स की पे करने की है वो भी अराइज नहीं होती है। तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक लिस्ट दे रखी है जो जीएसटी से बाहर है, वो गुड्स और सर्विसेज जीएसटी से बाहर है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन का। Services given by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment। अब जैसे कोई भी एम्प्लॉई है वो अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए जो वो सैलरी ले रहा है, तो उसमें ना तो एम्प्लॉय को जीएसटी देने की ज़रूरत है, ना ही उस एम्प्लॉयर को जीएसटी देने की ज़रूरत है। जैसे मैं अपना खुद का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं एम्प्लॉय हूँ और मेरा एम्प्लॉयर है कॉलेज। तो अब कॉलेज जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाने की सर्विस दे रहा हूँ, टीचिंग की सर्विस दे रहा हूँ, इसके लिए जो मेरी सैलरी मुझे मिल रही है उस पर ना तो मैं जीएसटी दूंगा, ना ही कॉलेज जीएसटी देगा। तो ये क्या हुआ, हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी है वो सर्विसेज हम दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को, वो मुझे सैलरी पे कर रहे हैं कंसिडरेशन के रूप में, मैं उनको टीचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा हूँ या सर्विस दे रहा हूँ, तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। वैसे एक हॉस्पिटल का भी हम एग्जांपल ले लें जहाँ पे हॉस्पिटल प्रशासन ने एक डॉक्टर को अपॉइंट करे और डॉक्टर उसको मरीजों का ट्रीटमेंट करे, उसके लिए उसको हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सैलरी दे, तो सैलरी पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये जो सर्विसेज है ये जीएसटी से बाहर है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी सर्विसेज दी जा रही है वो जीएसटी से बाहर है। सेकेंड पॉइंट है सर्विस प्रोवाइडेड बाई एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल established under any law for the time being in force। अब कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स वगैरह कंपनियों में काफ़ी बार ट्रिब्यूनल्स वगैरह के अंदर जाती है, कोर्ट्स में जाती है, तो कोर्ट उनको सर्विसेज देता है या ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर देता है किसी कंपनी में, या कोर्ट का कोई ऑफिसर अपॉइंट हो जाता है। ये सब जो सारी सर्विसेज होती है ट्रिब्यूनल की, कोर्ट्स की, इस केस में कभी भी जीएसटी नहीं लगता। ये कभी सर्विस में काउंट नहीं होती है कि किसी भी कानून के अंदर जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल की कार्रवाई होती है वो सर्विस के अंदर काउंट नहीं होती है। जो सर्विस प्रोवाइड दी जाती है कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा किसी कानून के अंतर्गत, तो वो जीएसटी के अंदर वो सर्विसेज काउंट नहीं होती है। अब थर्ड है फंक्शन परफॉर्म बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटी। अब जो एमपी एमएलए जो आप लोगों के होते हैं इलेक्शन में, आप एमपी सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, और जो एमएलए वो स्टेट के इलेक्शन में, पंचायत गाँव में तो पंचायत चुनी जाती है सरकार, म्यूनसिपैलिटी, ये जो सर्विसेज देते हैं सरकार को, एमपी होता है वो सर्विसेज ही देता है, वो जनता का प्रतिनिधित्व होता है, वो सेवा देता है। तो वो भी एक तरह से एम्प्लॉय के तरह ही हो गया, लेकिन उसका क्या होता है, एक टर्म होता है फिक्स 5 साल के लिए होता है, वो उसका इलेक्टेड होने का तरीका एम्प्लॉय से अलग होता है। एम्प्लॉय तो क्या इंटरव्यू, रिटन एग्जाम वगैरह से सेलेक्ट होते हैं, लेकिन एमपी और जो एमएलए अगर वो भी अगर सबको सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड में बी ए ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। अब कभी कभी क्या गवर्नमेंट किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर देती है,
जैसे गवर्नमेंट कंपनीज में कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गवर्नमेंट का आदमी, या गवर्नमेंट का ऑफिशियल या किसी लीडर को भी अपॉइंट कर दिया, तो वो जो सर्विसेज दे रहा है एज ए डायरेक्टर के रूप में किसी पोस्ट पे, किसी भी एग्जीक्यूटिव के रूप में, तो उसके लिए उस पर GST उस पर भी काउंट नहीं होगा। वो भी एक तरह से एम्प्लॉय का रिलेशन की तरह हो गया, उस पर भी कभी भी है ना GST काउंट नहीं होगा। थर्ड में सी है, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन ऑफ और मेंबर ऑफ ए डायरेक्टर इन बॉडी ऑफ एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज एंड हु इज नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लोज। तो काफ़ी बार क्या एम्प्लॉय नहीं होते हैं, जैसे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गवर्नमेंट चेयरपर्सन, जैसे JDA जोधपुर विकास प्राधिकरण हो गया, या जयपुर विकास प्राधिकरण में चेयरमैन को अपॉइंट होती है, या आपकी जो कंपटीशन एग्जाम देते हो आप लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC जिसको बोलते हैं, उसके चेयरपर्सन हुए। तो चेयरपर्सन की वगैरह ऐसी जो फैसिलिटी डायरेक्टर या चेयरपर्सन या किसी है ना ऑटोनॉमस बॉडी है उसमें VC अपॉइंट कर देती है, तो उसमें जो सर्विसेज जो वो व्यक्ति देता है, चेयरपर्सन हुआ या डायरेक्टर हुआ या किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हुआ, तो उस पर भी GST नहीं लगता है। वो भी एक तरीके से भले ही वो एम्प्लॉय नहीं हुआ, वो ऐसे डायरेक्ट अपॉइंट हुआ, लेकिन वो गवर्नमेंट अगर कर रही है उसको अपॉइंट, स्टेट या गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, तो वो GST उस सर्विसेज के लिए GST नहीं लगेगा, उसको भी बाहर रखा गया है। अब जहाँ पे भी कोर्ट की बात हो रही है तो उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सब शामिल है, और गवर्नमेंट की बात हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज ये सब शामिल है जो प्रशासन का भाग है। फोर्थ पॉइंट है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बेरियल, क्रीमेटोरियम और मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। तो इसके अंदर क्या है, कोई ना ऐसी कोई जगह है जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसा या बॉडी का कुछ किया जाता है, ऐसा उग्रह हुआ, शमशान घाट हो गया, ये सब एक ही है, नाम अलग अलग है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो गई, या कुछ मरे हुए लोगों को ले जाने आ जाने के लिए गाड़ी होती है, इन सब पे जो सर्विस होती है इन पे GST नहीं लगता है, क्योंकि मरे हुए आदमी को तो गवर्नमेंट छोड़ ही देती है कि इस चीज़ों पे GST नहीं ले, क्योंकि ये जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है ये तो एक आदमी का अधिकार होता है कि उसको सम्मान के साथ अंतिम संस्कार मिले। तो इससे ये जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल सर्विसेज मान ली इसको, तो फ्यूनरल या बुरियल या क्रीमेटोरियम या जो गाड़ी ले जाती है, मर जाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी पे GST गवर्नमेंट नहीं लेती है। फिफ्थ है सेल्स ऑफ लैंड एंड सेल्स ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइड क्लोज B ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 डज नॉट अप्लाई ऑन सच सेल। तो ये जो शेड्यूल 2 में जो बिल्डिंग्स या लेंड होती है उस पर भी GST नहीं लगता है। 6 है एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। क्योंकि गैम्बलिंग, बैटिंग और लॉटरी ये सब स्पेकुलेशन के हैं, इसके अलावा एक्शनेबल क्लेम है इनके अलावा, तो उस पर भी GST नहीं लगेगा। अगर उसमें लॉटरी, बैटिंग या गैम्बलिंग का कुछ इंक्लूड है तो GST लगेगा। 7th पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए पैलेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर पैलेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड एंटरिंग इनटू इंडिया। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अमेरिका से रूस को भेज दिया तो इंडिया में तुम्हारा है ही नहीं, तो हमारी टेरिटरीज में नहीं है तो हम उस पर GST नहीं लेंगे। ऐसे जो ट्रांजेक्शन है उसको भी, जो भारत की टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है उसको भी GST से बाहर रखा गया है। 8th में पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो हम गोडाउन वगैरह में माल, वेयर हाउस में माल बेचते हैं जो होम कंजम्पशन के लिए नहीं है, मतलब उपभोक्ता के लिए, उपभोग करने के लिए नहीं है, घरेलू उपयोग के लिए नहीं है। उससे पहले अगर हम किसी गुड्स वेयर हाउस में या किसी अपने गोदाम में भेज रहे हैं तो उस पर GST नहीं लगेगा। B पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओरिजिनल लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो होम कंजम्पशन से पहले कंसाइनी अगर किसी माल को इधर उधर करता है इंडिया के अंदर तो वो उसको भी हम GST के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो लिस्ट थी, जो पर्टिकुलर सर्विसेज और गुड्स की लिस्ट से बाहर थी, जो GST के अंदर काउंट नहीं होता है।